हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर करने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ बेटा बायोलॉजी क्लास 12th हम लोग अगला चैप्टर अटेम्प्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा यूनिट नंबर 3 का, यूनिट नंबर 4 का और यूनिट नंबर 5 में से सबसे बड़ा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत सारे सेगमेंट है इस चैप्टर के और काफ़ी बार एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन इस चैप्टर में से देखे गए हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो लाइफ साइकिल हो, मलेरिया, कैंसर, हर एक के बारे में बात करेंगे लाइन टू लाइन। मेक श्योर आपके पास कॉपी और पेन हो ताकि आप पेन डाउन कर सकें। सबसे पहले बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बेसिक इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 7। आपको पता है कि पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस आर द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्क्रीन पे अभी आपके सामने जो फ्लैश हुए थे, एक ड्रामेटाइज कर रखी है आपने पिक्चर अपने माइंड में पैथोजन को लेकर, और पैथोजेंस एक्चुअल में होते भी ऐसे ही हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिख रखा है हेल्थ के बारे में। पुराने टाइम पे हेल्थ के बारे में जो सोच थी वो अलग थी, आज के टाइम पे हेल्थ के बारे में सोच अलग है। अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एजर्टेड, उन्होंने एक ब्लैक बाइल का कॉन्सेप्ट कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, एक लिक्विड को उन्होंने ब्लैक बाइल हाइपोथाइज किया था कि उस पर्सन को फीवर होगा। बाद में विलियम हार्वे ने इसको डिस्प्रूव किया था। उसने टेम्परेचर मेजर किया ब्लैक बाइल वाले पर्सन का और उसने ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिजीज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर, उसको डिस्प्रूव कर दिया। और फिर कॉन्सेप्ट आया हमारे इम्यून सिस्टम का, इम्यूनिटी का। इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा होगा उसको डिजीज कम लगेगी। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। हेल्थ किन किन कारणों से अफेक्ट हो सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आ सकता बट एक बार पढ़ सकते हो। जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो, इन्फेक्शन अगर हो गया, अगर उसकी रेस्ट प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है और एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज हेल्थ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा। क्या हेल्थ सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज है, फिजिकल फिटनेस है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ इससे भी ज़्यादा है, बढ़ चढ़ के इसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल। ये 3 फैक्टर्स आप याद रखेंगे। हेल्थ इज नॉट नेसेसरी द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज मोर देन दैट। इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट भी बेटा जोड़ दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है हेल्थ के रिगार्डिंग। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बेटा, चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इसके अंदर बेटा पर्सनल हाइजीन हाईलाइट कर रखा है, जस्ट आप रीड करोगे। क्लियर, वैक्सीनेशन क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, ये धीरे धीरे आपको आगे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा पता चलेगा। बस मेन कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन है, मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफिंग दे रखी है। आपको इसके मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, रीड करके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे हाईलाइट हो रखी है 2 टाइप की डिजीज, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। छोटी क्लासेस से आपने पढ़ा है, अगर कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर होती है दैट इज इन्फेक्शियस, और अगर एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती, नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ये ट्रांसफर नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जबकि कॉमन कोल्ड है, कोविड था, इसके अलावा भी हमारे पास HIV एड्स है, ये इन्फेक्शियस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती हैं। और कुछ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स एंड कोविड तो फैटल भी थी, डेथ कोज कर सकती। नेक्स्ट उसके बाद बेटा कॉमन डिजीज की अगर हम बात करें, पैथोजन मैंने बता दिया, जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करता है दैट इज कॉल्ड एज पैथोजन। क्लियर, पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव, देखो स्टमक एट लो pH, ये सब दे रखा है, रीड करोगे। इंक्यूबेशन पीरियड इसमें मेंशन नहीं है, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? द टाइम पीरियड बिटवीन द एंट्री एंड द अराइवल ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। किसी को मंडे को इन्फेक्शन हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मंडे को उसकी बॉडी के अंदर गया, बट उसको फर्स्ट सिम्टम थर्सडे को आया, तो वो जो मंडे टू थर्सडे के बीच का इनएक्टिव पीरियड था जिसमें पैथोजन छुप के रहा आपकी बॉडी के अंदर, इनएक्टिवेटेड रहा, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर, इसके बाद हम लोग डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सैल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड कोज करता है, क्लियर, इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। क्लियर, इसके अलावा बेटा टाइफाइड में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। टेम्परेचर, हाई फीवर होता है, वैसे माइल्ड फीवर भी हो सकता है बट एनसीईआरटी में हाई फीवर लिखा है तो आप हाई फीवर नोट करेंगे। सैल्मोनेला टाइफाइड इसको कोज करता है, स्टमक पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और समटाइम्स ये इतना इंटेंस होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर देता है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होल्स हो जाएंगे जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कई बार तुमने सुना होगा टाइफाइड बिगड़ जाए तो उससे डेथ हो सकती है, उसी के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर, तो टाइफाइड के आपको बेसिक पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए।
सैल्मोनेला टाइफाई के स्पेलिंग्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हैं पता होने चाहिए। लास्ट लाइन लिख रखा है टाइफाइड कुड बी कंफर्म्ड बाय अ विडाल टेस्ट, देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज विडाल टेस्ट, और ये विडाल टेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए। एक और लाइन लिख रखी है, मैरी मेलन नाम की एक टाइफाइड मैरी एक महिला थी बेटा जिसने बहुत सालों तक टाइफाइड फैलाया, वो एक कुक थी पेशे से, और वो अपने खाने के अंदर टाइफाइड के पैथोजन डेलिबरेटली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मिला के लोगों को खाना खिला रही थी, और लोगों को उसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट किया टाइफाइड से। तो जनरल नॉलेज के लिए दे रखा, आप इसको पढ़ लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। याद रखना बेटा ये दो बैक्टीरिया के नेम इंपॉर्टेंट है, एक डिजीज 3 मार्क्स ही कंफर्म आएगी। एल्वियोलाई फ्लूइड फिल्ड हो जाता है बेटा, कभी तुमने सुना होगा लंग्स में पानी भर जाता है, वही लिख रखा। फीवर होगा, चिल्स होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लू इन कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। और अगर किसी पर्सन कोई छींक रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स किसी, जैसे कोविड फैलता था ये भी वैसे ही फैलता है, क्लियर। इसके पर्सन के सारा सामान अलग अलग रखना चाहिए। कुछ बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी आप पेन डाउन कर लेंगे। देन उसके बाद कॉमन कोल्ड का है राइनो वायरस। राइनो बेटा, राइनो वर्ड होता है क्राउन, राइनो कांटेदार इसका स्ट्रक्चर होता है, तो राइनो वायरस यहां से नेम पड़ा राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड ये कोज करता है, और कॉमन कोल्ड के कैरेक्टर तो सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड हुआ होगा। कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाता है, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गला खराब है, होर्सनेस, खराश, कफ, हेडेक एटसेट्रा, 3 से 7 दिन ये चलेगा, क्लियर। और अगर इसमें भी स्प्रेड का मोड सेम है, अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है तो उसकी यूज़ की हुई चीज़ अगर आप यूज़ करते हो, चाहे वो कुछ आर्टिकल, कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है, बुक्स हैं, कप्स हैं, तो उससे ये ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत ही इन्फेक्शियस है, बट ये फैटल तो नहीं होता, कॉमन कोल्ड से डेथ तो नहीं होती, बट ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। देन उसके बाद मलेरिया है। मलेरिया के लिए बेटा सबसे पहले आपको पैथोजन याद रखने हैं। 4 मलेरिया के पैथोजन याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। ओवेल यहाँ पे नहीं लिख रखा तो आपको ये भी मेंशन कर लेना नोटबुक में। और सबसे लंबा नेम है फेल्सीपेरम, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा फैटल डेथ कोज करने वाला है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब ये होता किसकी वजह से बेटा, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। कहीं कहते हैं मॉस्किटो, नो, मॉस्किटो जो फीमेल एनोफ्लीज है वो इसका कैरियर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इन्फेक्शियस एजेंट एंड द कैरियर। तो इन्फेक्शियस एजेंट हमारे पास प्लाज्मोडियम होगा, और इसकी जो कैरियर है वो फीमेल एनोफ्लीज। मेल एनोफ्लीज क्यों नहीं, क्योंकि मेल बेटा ब्लड मील पे फीड ही नहीं करते, उन्हें ह्यूमन बीइंग का ब्लड मील नहीं चाहिए होता। फीमेल को एगले करने के लिए ब्लड मील चाहिए होता है, मेल तो फ्रूट जूसेस, फ्रूट के ऊपर फीड करते हैं, तो फीमेल एनोफ्लीज इन्फेक्शन कोज करेगी। साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से आप करोगे। सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करते ही स्पोरोजोइड्स एंटर करवाएगा हमारे ब्लड के अंदर। स्पोरोजोइड्स क्या, अभी आगे तुम्हें पता चलेगा। ये स्पोरोजोइड्स लीवर में जाएंगे, एसेक्सुअल मेथड चलाएंगे, लीवर के सेल्स को ब्रस्ट करेंगे, देन आरबीसीज में जाएंगे, आरबीसीज में साइकिल चलाएंगे, आरबीसीज को ब्रस्ट करेंगे, और एक केमिकल निकालेंगे हीमोजोइन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे। हीमोजोइन बेटा चिल्स और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पर्सन को ठंड लगनी स्टार्ट होती है वो हीमोजोइन। फिर उसके बाद गैमेटोसाइट बनेंगे, गैमेटोसाइट दोबारा मॉस्किटो सक कर लेगा, मॉस्किटो के स्टमक में जाके ये गैमेटोसाइट सेक्सुअली फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद ये स्पोरोजोइड्स बनाएंगे, और ये मॉस्किटो के स्पोरोजोइड्स गट में जो बनेंगे ये फाइनली सलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। फिर ये मॉस्किटो नया शिकार ढूंढेगा, उसमें स्पोरोजोइड डालेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में रिपीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारा का सारा आप पढ़ोगे। हाईलाइटेड लाइन एक बार रीड कर लेना, जिस हीमोजोइन की मैं बात बोल रहा था वो 5th या 6th लाइन में आपको मिल जाएगा। देखो, चिल्स और फीवर एवरी 3 to 4 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है। कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है आपको ये याद रखना है। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है लीवर में, आरबीसीज में, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। देन उसके बाद द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन द, सारा लिख रखा है बेटा, इसको पढ़ ही लोगे। फॉर्म स्पोरोजेट द स्टोर इन द सेलिवरी ग्लैंड, जो मैंने बताया है वही लाइन टू लाइन लिख रखा है। ट्राई करोगे तो समझ में आएगा इसका। ट्राई करूंगा कि अगर इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा फाइल, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस नोट डाउन करनी है। ये साइकिल बेटा अच्छे से क्रैम करके जाओगे, पहले समझोगे, उसके बाद एग्जैक्ट। अगर हैंड नहीं बन पा रहा तो आप हैंड बॉक्स में डाल के लिख सकते हो, बट लीवर की शेप और बाकी सेल्स की शेप आप एज इट इज बनाओगे। समटाइम्स ये पूरा साइकिल बना हुआ आ जाता है, इसमें ABCD करके आपको बताना होता है कि ये कौन सी स्टेज है। सो मलेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये करता है कोज अमोबियासिस। अमोबियासिस क्या बेटा, स्टमक का एक इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर क्या होगा,
कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं और ब्लड आ सकता है स्टूल में। जो भी सॉलिड वेस्ट रिलीज होना है उसके साथ कुछ ब्लड आ सकता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कोज करता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट। देखो प्रोटोजोआ की एक पहली डिजीज हमने कर लिया मलेरिया, देन ये सेकेंड डिजीज होगी, इंपॉर्टेंट है, पेन डाउन करेंगे। देन उसके बाद बेटा एस्कैरिस द कॉमन राउंड वोम वुचरेरिया फिलेरियल वोम, ये फिलेरियासिस भी कोज करता है। एस्कैरियासिस क्लियर, पैरासाइट का जो डिजीज का नेम है दैट एस्कैरियासिस है। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ब्लीडिंग हो रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर, अनीमिया। देखो ये तो आपको ना लर्न करना पड़ेगा ये होता कैसे है। जो इसके एग्स होते हैं ना मिट्टी में होते हैं, जैसे छोटा बच्चा गया मिट्टी में खेल रहा है और मिट्टी उसने मुंह में डाल ली, खाने लग गया, या फिर फ्रूट वेजिटेबल आप वॉश करके नहीं खा रहे, तो मिट्टी के अंदर इसके छोटे छोटे से एग्स होंगे और वो जाके आपकी बॉडी में चले जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये एक हेलमिंथस डिजीज है। जैसे पेट में वर्म्स होते हैं ना बेटा, पेट में कीड़े होते हैं, तो एस्कैरिस वही है। राउंड वर्म वुचरेरिया, आपने प्रैक्टिकल्स में इसका डायग्राम भी किया। वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टियन वुचरेरिया मलाई, ये क्या करता है बेटा, ये बेसिकली एलिफेंटियासिस कोज करता है। देखो पिक्चर में आपको एलिफेंट फीड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस क्या है, ये कुछ ऑर्गन्स को, मेन आपके ना लिम्फ नोड्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो आपका लोअर पोर्शन होगा, चाहे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्क्रोटम है, लेग्स है, वो स्वेल अप कर जाएंगे। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइट बाय अ फीमेल मॉस्किटो। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है बेटा सिर्फ मॉस्किटो से मलेरिया ही कोज होता है, नहीं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये अपने पास आप नोट करेंगे। क्लियर, डिजीज इज कोल्ड एज एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। देन उसके बाद रिंगवोम में आपने देखा होगा कई बार स्किन पे ऐसे ऐसे दाद जिसको बोलते हैं, इचिंग होने लग जाती है। 3 ऑर्गेनिजम्स के नेम आप याद करेंगे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। 10 बार इसको लिख लोगे क्योंकि पेपर में बच्चे ये गलत करते हैं। सिम्टम्स क्या, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन पे, नेल्स पे सूख जाएगी, फिर इचिंग होनी स्टार्ट होगी, कई बार ब्लड भी आ जाता है, मॉइस्चर जो है फंगस ग्रो करवा देती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। अगर किसी पर्सन को लास्ट लाइन में लिख रखा है रिंगवॉर्म है, तो उसके टॉवल आप यूज नहीं कर सकते, उसके कपड़े आपको अलग रखने पड़ेंगे, उसकी कॉम्ब आपको अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन है, वो कैसे भी स्प्रेड हो सकती है एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन को। नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ बिल्कुल बेसिक सी बातें दे रखी है, क्या क्या मेथड है डिजीज को ओवरकम करने के लिए। देखो पब्लिक हाइजीन, पर्सन हाइजीन क्या है वो सबको पता होता है। अगर आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे हैं तो वहाँ पे क्या हाइजीन प्रैक्टिसेस आपको यूज करनी है। पर्सनल हाइजीन क्या है बेटा, प्रॉपर आपको अपनी बॉडी क्लीन करके रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रखे हैं। कोई वाटर से फैल रही है कोई चीज़ तो पानी आरओ फिल्टर्ड होना चाहिए। खाना आपके पास स्ट्रीट फूड है या कोई कंटामिनेटेड फूड है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। देन इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है कि अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे स्विमिंग पूल तो वहाँ से भी चीज़ें ट्रांसफर हो सकती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रखा है, मॉस्किटो ने तो बहुत ज़्यादा बीमारियां कोज कर रखी हैं, तो इसका सॉल्यूशन 5th लाइन में दे रखा है। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्ब्यूजिया इन पॉन्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टू फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। वो कह रहा नालियों में बहुत सारे मॉस्किटोज के लार्वा होते हैं, तो छोटी छोटी ना मछलियां गैम्बूजिया वहाँ पे रिलीज कर दी जाती हैं। ये गैम्बूजिया जो फिश है ये लार्वा को ईटअप कर देती है और मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कम करती हैं। अब वो कह रहा है जाली वाले दरवाजे होने चाहिए एंट्री ऑफ मॉस्किटोज को रोकने के लिए। रिपेलेंट क्रीम्स यूज कर सकते हैं, ओडोमास यूज कर सकते हैं, ऑल आउट यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे वेक्टर बोर्न एड्स मॉस्किटो के बारे में लिख रखा है बेटा, डेंगू और चिकनगुनिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेंगू और चिकनगुनिया करने वाला मॉस्किटो क्या है, एड्स इजिप्टी, एड्स लिख रखा है AEDES, एड्स मॉस्किटो। फिर उसके बाद क्या रखा है कि कैसे हम इसकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं कई बीमारियों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर से, स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला जोस्टर से, ये याद कर सकते हो। पोलियो, डिप्टेरिया, निमोनिया, टेटनस की तो बेटा वैक्सीन भी बनी है और पास्ट में बहुत सारा इसके अंदर एडवांसमेंट हुई है बायोटेक्नोलॉजी से, जिनसे इन बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सके। लास्ट लाइन है, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस ड्रग्स एंड ऑल्सो इनेबल टू एफिशिएंटली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। इन डिजीज को क्योर करने में बेटा कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था वीडियो लेक्चर में कि एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, ताकि हम डिफेंस कर सकें किसके साथ, किसी फॉरेन पैथोजन के साथ। हर एक की बॉडी में एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी 2 टाइप की हो सकती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। जो जन्म से
हमारे अंदर इम्यूनिटी है दैट इज कॉल्ड एज इनेट विच इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि एंटीजन कैसा होगा, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है बेटा जो हम अपने आसपास इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कोई स्लम एरिया में रह रहा है पर्सन तो उसकी इम्यूनिटी अलग टाइप की होगी, कोई एक हाँ एसी कंडीशन रूम में, एयर कंडीशनर रूम में बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा है, उसकी इम्यूनिटी अलग होगी, उसकी कमी होगी इन कंपैरिजन टू स्लम एरिया। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, जबकि इनेट इम्यूनिटी आप पैदा होते अपने साथ लेके आते हो। उसके अंदर बहुत सारे टाइप के बैरियर्स आपके पास आते हैं। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन। पहले फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल मतलब जो रुकावट पैदा करे, जैसे स्किन इसका एग्जाम्पल है, लिख लेंगे। हमारी बॉडी के इनर साइड पे म्यूकस होता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, एक चिपचिपी लेयर होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का क्या मतलब है, एसिड है हमारे स्टमक में, वो भी प्रिवेंट करता है पैथोजन को। माउथ में सलाइवा है, टीयर्स आईज में, फिजियोलॉजिकल लिख लेंगे। सेलुलर बैरियर बेटा कुछ सेल्स हैं, आपको पता है WBC आर द सोल्जर्स। फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PMNL, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। WBC का ही टाइप है, न्यूट्रोफिल होते हैं टेढ़े मेढ़े से, इनका न्यूक्लियस थोड़ा इरेगुलर होता है। देन इसके बाद बेटा नेचुरल किलर भी इसका एग्जांपल दे रखा है, तो आपको ये एग्जांपल याद करने हैं। जो थर्ड बैरियर था, साइटोकाइन बैरियर हमारा फोर्थ बैरियर है। इसके अंदर आते हैं इंटरफेरोन। देखो बेटा इंटरफेरोन क्या है, दीज आर द वायरस इन्फेक्टेड सेल विच प्रिवेंट अदर सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। मतलब किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो ये सेल डिग्रेड होने से पहले, मरने से पहले वो सेल कुछ केमिकल सिक्रेट कर देगा जो बाकी सेल्स को अवेयर कर देंगे वायरस इन्फेक्शन के बारे में। उस केमिकल को बोलते हैं इंटरफेरोन। क्लियर। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बेटा एक मैकेनिज्म है, सेल शहीद होने से पहले कुछ केमिकल रिलीज करेगा जो बाकी सेल्स को बचा देंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम एक्वायर करते हैं। अब ये लास्ट पर्पल कलर में जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, जब कोई भी पैथोजन दोबारा एंटर करेगा बॉडी में तो उसका रिस्पॉन्स बहुत इंटेंसिफाई होगा, उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। मान लो किसी को फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन आया, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज तो बनाई, साथ साथ एक मेमोरी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं जो नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन आएगा उसके खिलाफ बहुत इंटेंस रिस्पॉन्स देंगे। तभी कुछ बीमारियां हमें एक ही बार होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होती है, क्योंकि एक बार जब वो बीमारी हो जाती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होकर उसके खिलाफ मेमोरी जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपको पता है दीज आर द वाई शेप मॉलिक्यूल, सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। H2L2 इसका स्ट्रक्चर होता है, 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। क्लियर। एक साइड पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्लियर। तो ये दोनों साइड पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजन्स को बाइंड करने में हेल्प करती हैं। अब एंटीजन क्या है, वो पैथोजन है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। और ये एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर द वाई शेप स्ट्रक्चर जो उसके अगेंस्ट काम कर रही है। क्लियर। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में दे रखा है। 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट मतलब WBC, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखो बेटा बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाने में बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं। इसके अलावा भी बी और टी के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी आ सकता है, या स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना होगा, या ABCD कुछ लेबलिंग बतानी होगी, हैवी चेन, लाइट चेन, ये बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेज होते हैं, इनका काम होता है एंटीबॉडी को स्टेबलाइज करना। सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहां पे दे रखी है डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं फटाफट से अगर फीचर्स की बात करूं तो IgG सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। IgG मोस्ट अबंडेंट होती है और यही वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgM पेंटामेरिक होती है, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है और सबसे पहले बनती है बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट। IgA हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, सलाइवा में। क्लियर। मदर के मिल्क में IG होती है। IG एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में रोल प्ले करती है और एक और भी होती है IgD जो मेंशन यहाँ पे नहीं कर रखी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस बेटा आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे बेटा, डिफरेंस आपको कहीं पे भी मिलेगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेटा सेल्स कंट्रोल करते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, T सेल है, B सेल है, और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एसोसिएटेड होता है एंटीबॉडीज से। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन, कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, याद रखें उसके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रोल प्ले करती है और उसमें टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
क्लियर। यहाँ पे देखो ऊपर पैराग्राफ में लिख भी रखा कि कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट आपको टी सेल याद रखना है। और इम्यूनिटी कौन सी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में बात कर रखी है बेटा, सेल्फ एंड, हाँ देखो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल्फ क्या होते हैं, हमारे अपने सेल, और नॉन सेल्फ कौन से होते हैं, जो हमारे अपने सेल्स नहीं है। तो हमारी बॉडी ये ध्यान रखती है हमारे अपने सेल कौन से और बाहर से जो एंटीजन आ रहा है वो कौन सा है। क्लियर। इसके बाद बेटा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाती, हम बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर से लेते हैं। कॉमन सेंस की चीज है, अगर खुद से एंटीबॉडीज बन रही है तो उसका इंपैक्ट कैसा होगा, उसका इंपैक्ट स्लो होगा, काफी लंबे टाइम तक होगा। बट पैसिव इम्यूनिटी जब आप बाहर से ले रहे हैं तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी बहुत इंटेंस होगी, शॉर्ट टर्म में वो ट्रीट कर देगी, बट एलर्जी होने के चांसेस भी हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के कुछ डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। सिंपल एग्जांपल कह रहा हूं, आपको मान लो कोई भी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, वो एक्टिव है। जबकि पैसिव में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को टेटनस है या स्नेक बाइट का केस है, या मदर को बच्चे को मदर से जो इम्यूनिटी मिल रही है वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज वो बच्चा खुद नहीं बना रहा। फिर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बता रखा है बेटा। वैक्सीनेशन के अंदर क्या करते हैं हम, वैक्सीनेशन के अंदर हम एंटीजन लेते हैं, पैथोजन लेते हैं, उसको वीक करते हैं या किल करते हैं, उसको पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। क्लियर। पेशेंट की बॉडी में जब वो पैथोजन जाता है तो पेशेंट की बॉडी को लगता है कि सच में वो पैथोजन है, और पेशेंट की बॉडी एक्टिवेटेड रिस्पॉन्स करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं। सो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिख रखा है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज क्या है। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इम्यूनाइजेशन के अंदर आती है बेटा। अगर किसी को स्नेक बाइट हो गया तो हम वेट तो करेंगे नहीं कि उसकी बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए, तो हम बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारे पास बनी होती हैं, हम वो उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं पेशेंट के अंदर, ताकि उसको रिलीफ मिल सके। पैसिव इम्यूनाइजेशन तब करते हैं जब हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, चाहे वो टेटनस के केस में हो। कई बार होता है जब आप टेटनस के इंजेक्शन लगाते हो तो वो एंटीटॉक्सिन होता है। एंटीटॉक्सिन मतलब इट कंटेन एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडी। कभी भी हमें पैनिक सिचुएशन में जल्दी से असर दिखाना हो तो हम पैसिव इम्यूनिटी की हेल्प लेंगे, इम्यूनाइजेशन की। और वैक्सीनेशन इज अ स्लो प्रोसेस। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि बहुत सारी वैक्सीन बनी है। लास्ट लाइन में लिख रखा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। वो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे कि कैसे वैक्सीन प्रोडक्शन होती है, बट याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो यीस्ट से बनती है। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प की वैक्सीनेशन बनाने में। देखो बेटा, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। वैक्सीनेशन में हम एंटीजन इंसर्ट करते हैं और बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। इम्यूनाइजेशन में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज की फॉर्मुलेशन, सिप्ला कंपनी की, रनबैक्सी कंपनी का इंजेक्शन उठाएंगे, वो इंजेक्ट कर देंगे, बनी बनाई एंटीबॉडी है, पेशेंट को कुछ नहीं करना। तो कॉमन सेंस है, इम्यूनाइजेशन थोड़ी फास्ट होगी और जो पहला प्रोसेस है वैक्सीनेशन वो एक स्लो प्रोसेस होगा, बट लॉन्ग टर्म। एलर्जी क्या होती है बेटा, हमारी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी पैथोजन को लेके, दैट इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी हमें पोलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, वीट से हो सकती है, बहुत सारे कारण हैं। कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, IgE, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड लास्ट लाइन में मैंने कुछ केमिकल कर रखे हैं बेटा, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये पेन डाउन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेल कौन से, मास्ट सेल, तो मास्ट सेल एलर्जी में याद रखने हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो याद रखनी है, दैट इज IgE, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एलर्जी क्या है, हमारी बॉडी का बेटा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है। क्लियर। यहां पे वही लिख रखा है। अगर हम निचले पैराग्राफ की बात करें तो यहां पे लिख रखा है द यूज ऑफ ड्रग। अब हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स लेके आते हैं, जैसे हमारी आईज का रेड होना, फेस का रेड होना, आईज में से वाटर निकलना, ये सब। तो हमें कौन सी ड्रग्स चाहिए, हमें एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन, ये कुछ ड्रग्स चाहिए, एंटी हिस्टामिन, एंटी सेरोटोनिन, ताकि वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन को कूल डाउन करे और हमें जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो हमें कम हो सकें। एलर्जी एंड अस्थमा, अस्थमा भी एक एलर्जिक डिजीज है, उसके बारे में लिख रखा है। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, अभी मैं बात कर रहा था सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल की। कुछ सेल्स होते हैं बेटा हमारे सेल्फ सेल्स, हमारे अपने, और कुछ होते हैं नॉन सेल्फ। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को डिफरेंशिएट करना भूल जाए और अपने ही सेल्स को किल करने लगे, इट्स लाइक कि कोई सोल्जर है अपने ही सैनिकों को किल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, व्हेन द इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल एंड स्टार्ट डिग्रेडिंग अवर ओन सेल, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। एग्जाम्पल बहुत सारे, रिमेटोइड आर्थराइटिस यहाँ पे दे रखा है तो आप लिख लेंगे। इसके अलावा डायबिटीज भी इसका एक एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीज का, एक पर्टिकुलर टाइप की डायबिटीज होती है। सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटोसिस भी एक बीमारी है, तो बहुत सारे नेम हैं, आप एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे तो रूमेटोइड आर्थराइटिस आप कर सकते हैं।
क्लियर। फिर आपके पास इम्यून सिस्टम इन द बॉडी है, थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ लोगे, ज़्यादा इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में दे रखा है, ऑटो इम्यून डिजीज मैंने बता ही दिया है ना। व्हाट आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स, देखो हमारी बॉडी के ना अलग अलग टाइप के ऑर्गन है, डाइजेशन के ऑर्गन अलग है, रिप्रोडक्शन के ऑर्गन अलग है, इम्यूनिटी वाले ऑर्गन्स को बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन वो जगहें हैं बेटा जहां पे या तो WBC मैच्योर हो रहे हैं या वो फाइट कर रहे हैं एंटीजन के साथ। तो दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ध्यान से सुनेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां पे इमेच्योर WBC मैच्योर हो रहे हैं, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन है जहां पे मैच्योर WBC या लिम्फोसाइट इंटरैक्ट कर रहे हैं पैथोजन या एंटीजन के साथ। अब कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी का फंक्शन पूछें तो आप यही फंक्शन मोल्ड करके लिख सकते हो। क्लियर। बोन मैरो और थाइमस है प्राइमरी के एग्जांपल, और सेकेंडरी के एग्जांपल यहां पे लिख रखे हैं लिम्फ नोड, टोन्सिल, पेयर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब। क्लियर। उन सब के फंक्शन आगे दे रखे हैं, आपको पेन डाउन करने हैं, स्पेसिफिक फंक्शन भी, बट जनरल फंक्शन यहां पे दे रखे हैं। क्लियर। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मैरो प्राइमरी है तो वहां लिम्फोसाइट्स बनेंगे। क्लियर। फिर थाइमस के बारे में दे रखा है, चेस्ट में होता है, ब्रेस्ट बोन के पास ये प्रेजेंट होता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, ये इसका ना साइज डिक्रीज होता है। यहां पे लिख रखा है कि साइज प्यूबर्टी के टाइम पे कम हो जाता है, जन्म के टाइम पे बड़ा होता है और आगे भी डिक्रीज होता रहता है। तो इम्यूनिटी के साथ ये एसोसिएटेड होता है, इसकी साइज वेरी करता है, तभी तो ओल्ड एज पर्सन के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज या श्रिंक होता जाता है। थाइमस प्रोड्यूस थाइमोसिन which is responsible for managing the immunity of the body। क्लियर। यहां पे बेटा बोन मैरो और थाइमस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, वो आप पढ़ोगे। क्लियर। माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट लिख लो। स्प्लीन का स्पेसिफिक फंक्शन बीन शेप ऑर्गन है, ये क्या कर रहा है, फिल्टर प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ट्रैप कर लेता है ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो अच्छी बात कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे इरिथ्रोसाइट का भी रिजर्वियर है, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, बेटा रटना पड़ेगा, ये आपको बेसिक फंक्शन मैंने बता दिया। लिम्फ नोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंटीजन। क्लियर। तो ये हर एक के ना स्पेसिफिक फंक्शन आ सकते हैं, राइट टू फंक्शन ऑफ स्प्लीन, राइट टू फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो ये सारे के सारे फंक्शन आपको लर्न करने हैं। अब वो लर्न आपको कैसे करने हैं, लिख लिख के देखोगे तो ही याद होंगे, क्योंकि जनरल फंक्शन मैंने आपको बता दिए कि बोन मैरो थाइमस प्राइमरी है जहां इमेच्योर WBC मैच्योर में कन्वर्ट होंगे, और सेकेंडरी के पेयर पैचेज हैं, माल्ट है, और माल्ट तो सबसे बड़ा है बेटा, शायद लिखा भी होगा कहीं पे, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50% से ज़्यादा हमारी बॉडी का हिस्सा बना रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई लिम्फोइड ऑर्गन हमारी बॉडी में, दैट इज माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, देखो लिखा भी आ गया, 50% का ये लिम्फोइड टिश्यू है, काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी रहेगी बॉडी में। नेक्स्ट वन इज एड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बेटा 1981 में ये फर्स्टली रिपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया इसने। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेरियस सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप, क्योंकि एड्स में कोई एक सिम्टम होता ही नहीं, बहुत सारे सिम्टम होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि छोटी छोटी बीमारियां भी सिम्टम क्रिएट करने लगेंगी। अदरवाइज हमारी इम्यूनिटी के कारण हमें बीमारी फील ही नहीं होती है, बट एड्स वाले पर्सन के अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आ सकते हैं। रिट्रोवायरस इसको कोज करते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। रिट्रोवायरस वो वायरस होते हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो आरएनए को कन्वर्ट कर पाते हैं डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर। अब क्या क्या मेथड है ट्रांसमिशन के, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट से, सिरिंज यूज कर रहे हैं, ड्रग अब्यूजर्स को हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकता है बेटा, ये नोट कर लेना। इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि कैसे है। सबसे पहले जो रिट्रोवायरस है वो हमारे टी सेल्स को अफेक्ट करता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन से दो सेल हैं जो सबसे पहले इन्फेक्ट होते हैं। देखो इन्फेक्शन के लिए सेल होते हैं टी सेल्स और हमारे पास मैक्रोफेजिस। तो रिट्रोवायरस सबसे पहले रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, यहाँ एनिमल सेल लिख रखा है, टी सेल और मैक्रोफेजिस ही हैं। जैसे ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा ये अपना आरएनए अंदर रिलीज करेगा, आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो डीएनए है ये डीएनए में क्यों कन्वर्ट हुआ बेटा, क्योंकि अगर ये डीएनए में कन्वर्ट ना होता तो ये हमारे डीएनए से कैसे, देखो हमारे अंदर डीएनए होता है, वायरस बेचारे के पास आरएनए था तो इसको पहले अपना आरएनए डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ा। डीएनए हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेज एंजाइम से, और इंटीग्रेट होने के बाद बेटा हमारे सेल पे सारा कंट्रोल हो जाएगा अब एचआईवी का। अब एचआईवी उस जो इंटीग्रेटेड डीएनए है उससे जो भी प्रोटीन या वायरसेस बनाएगा वो उसके खुद के होंगे,
नए वायरसेस प्रोजेनी बनेंगी, देखो नीचे आपको नजर आ रही हैं, और एक टाइम के बाद सेल के अंदर इतनी वायरल प्रोजेनी हो जाएंगी कि सेल ब्रस्ट होगा। सेल ब्रस्ट होने के बाद ये वायरल प्रोजेनी आसपास के और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और एक विशियस साइकिल स्टार्ट होगा। कोई भी वायरस इन्फेक्शन कोज करता है तो उसका बेसिक साइकिल यही होता है, पहले एक सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर फर्दर सेल्स में इन्फेक्शन क्रिएट होगी। क्लियर। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, HIV, ये सारी बातें आप पढ़ लोगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। मेनली क्या होता है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड बाय टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। कहीं को लगता है कि एड्स वाले पर्सन से हैंडशेक भी करेंगे तो एड्स हो सकता है, नो, इट्स स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो मदर और फिटस के बीच में कोई फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर, देखो 5 से 10 साल का इसके इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कई बार तो इन्फेक्शन हो जाती है 10 साल तक सिम्टम ही नहीं आते, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर। जो मैं आपको बता रहा था बेटा वो लाइंस आपने यहां से नोट करनी है हाईलाइटेड टेक्स्ट में से। देखो HIV एंटर इनटू T लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, यहां पे आपको वो सेल्स मिल जाएंगे, अलग से नोट कर लेना क्या क्या होता है। पर्सन को फीवर हो रहा है, डायरिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, लास्ट में क्या रखा, माइकोबैक्टीरियम, वायरस बन जाए, सब ही टॉक्सोप्लाज्मा तक, ये सारे क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक आम इंसान को इन्फेक्शन नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी है। इस बेचारे का T हेल्पर सेल ही खराब हो गया। अब T हेल्पर सेल डिग्रेड होने का मतलब क्या है, T हेल्पर तो हेल्प करते थे एंटीबॉडी बनाने में, अब अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है HIV वाले पर्सन की इम्यूनिटी कम होती है क्यों, उसका सिंपल सा रीजन यही है बेटा कि HIV वाले पर्सन के अंदर T हेल्पर सेल का नंबर कम होता है, क्योंकि ये T हेल्पर सेल पे इन्फेक्शन कोज करते हैं। T हेल्पर कम होंगे तो एंटीबॉडी कम बनेगी एंड इन दिस वे इम्यूनिटी गेट डिक्रीज। अब इसका सोल्यूशन दे रखा बेटा एलाइजा, सोल्यूशन तो नहीं है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के लिए एंटी रिट्रोवायरल ड्रग आपको याद रखनी है, रेनसिविर, और बहुत सारी ड्रग्स के नेम है, विर पीछे जरूर लगा होता है एंटीवायरल ड्रग्स के, तो आप एक दो एग्जांपल कर सकते हो, वैसे पेपर में आएंगे नहीं, बट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स आपको याद रखनी है। ट्रीटमेंट ड्रग से होगी, वैसे तो क्योरेबल ही नहीं है, मैनेजेबल है, और डायग्नोसिस एलाइजा से। नेक्स्ट इसके बाद प्रिवेंशन, कहानियाँ सी लिख रखी हैं बेटा, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना है आपको प्रिवेंशन के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है। इंडिया के अंदर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म आ सकती है, बहुत सारी NGOs हैं। क्लियर। जब आप ब्लड ले रहे हैं किसी ब्लड बैंक से आप, तो आप इंश्योर करें कि वो इन्फेक्शियस ना हो। क्लियर। बहुत सारे मेथड इसके अंदर लिख रखे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक से जब भी आप डील कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, वेरियस प्रोटेक्शंस यू कैन यूज जिसके कारण ये ट्रांसमिट ना हो, फिजिकल बैरियर मेथड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट हो सकती हैं। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स आप जस्ट रीड करेंगे, एग्जाम में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपकी वो स्टेज है, आप एडोलेसेंस स्टेज में हो, 12th क्लास के हो, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको एज ए इंडिविजुअल रख के एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपका ओपिनियन लिया जाएगा HIV एड्स से रिलेटेड। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ के आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसको मेंशन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा कैंसर के बारे में नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है कैंसर। कैंसर क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स, इरेगुलर, हमारी बॉडी में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट वो कंट्रोल्ड है। जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे सेल की, दैट इज कॉल्ड अ कैंसर। क्यों हो रही है अनकंट्रोल्ड डिवीजन बेटा, नॉर्मल बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एक सेल अपने बगल वाले सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए सारे सेल कंट्रोल डिवीजन करते हैं। बट कैंसर वाले सेल्स के अंदर एक ऐसी दिक्कत आती है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का फिनोमेना हो जाता है बंद, अब सेल अनलिमिटेड ग्रो करते हैं, और अनलिमिटेड ग्रो करने से कंडीशन बनती है, मास ऑफ सेल बनते हैं, विच इज कॉल्ड अ ट्यूमर। अब ट्यूमर दो टाइप के हो सकते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन क्या होता है, एक ही जगह पे रहते हैं बेटा, बॉडी में स्प्रेड नहीं करेंगे, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या करते हैं बेटा, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं और ये मेटास्टैटिक होते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब क्या, लास्ट लाइन में लिख रखा है, जब कैंसरस टिश्यू एक जगह पे फिक्स ना रहे और बॉडी फ्लूइड के साथ पूरी बॉडी में, ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ही फैल जाए, तो इस कंडीशन में तो सर्जरी भी नहीं हो सकती, कीमोथेरेपी वगैरह हम यूज़ करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस आ सकता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर शो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सेल्स, जबकि बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पे रहता है और सर्जरी या बेसिक प्रोसीजर से इसको क्योर किया जा सकता है। और एक अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है वाइटल न्यूट्रिएंट वाली, वो आप पढ़ोगे। देखो सेल इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर झगड़ा होगा, कॉम्पिटिशन होगा न्यूट्रिएंट के लिए। जो आपके अच्छे सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और कैंसरस सेल सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे, तभी तो हेयर लॉस होता है।
कीमोथेरेपी से तो होता ही होता है, बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में इम्पैक्ट क्यों आता है? क्योंकि सेल्स इतने ज़्यादा हो गए, न्यूट्रिशन तो आप लिमिटेड ही ले रहे हो, तो जो आपके अच्छे वाले सेल हैं उनको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा और कैंसरस सेल ग्रो कर ही जा रहे हैं न्यूट्रिशन कंपटीशन कर करके। अब कोजेस क्या है कैंसर के बेटा? कार्सिनोजन बहुत तगड़ा कोज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैंसर कोजिंग एजेंट्स आर कोल्ड एज कार्सिनोजन। ये एक्सरे हो सकते हैं, गामा रेज, यूवी रेज, ये कर सकते हैं। टोबैको भी एक कार्सिनोजन है, क्लियर। इसके अलावा बेटा कुछ वायरसेस भी होते हैं जो ओंकोजेनिक वायरसेस है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे सेल के अंदर बेटा प्रोटो ओंकोजीन प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटो ओंकोजीन कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं ओंकोजीन में, तो कैंसर कोज हो सकता है जब हम कार्सिनोजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वायरस ही है जिसके पास खुद ही ओंकोजीन है और वो आप में अंदर ओंकोजीन ट्रांसफर कर दे। कैंसर के बेटा डायग्नोसिस डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटी स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं, एमआरआई यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड में बायोप्सी होती है, टिश्यू का एक टुकड़ा ले लेते हैं, स्किन का एक टुकड़ा, लिवर का एक टुकड़ा, जहाँ पे भी कैंसर है उसको चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जिससे हमें सेल की मल्टीप्लिकेशन का पता चलता है, क्लियर। तो आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए। देखो डिटेक्शन और डायग्नोसिस अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट अलग चीज़ है। डायग्नोसिस और डिटेक्शन से क्योर कुछ नहीं हो रहा, हमें पता लग रहा है कि पर्सन को कैंसर है या नहीं है। तो 4 मेथड आपको इस पैराग्राफ में से निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मेथड है? सिटी स्कैन है, एमआरआई है जो मैंने बताया, किस में एक्सरे यूज़ हो रहा है, किस में एक्सरे यूज़ नहीं हो रहा। कई बार पूछ लेते हैं उसकी टेक्निक किस पे बेस्ड है, रेडियोग्राफी एक्सरे पे बेस्ड है, सिटी स्कैन भी एक्सरे पे बेस्ड है, एमआरआई मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, क्लियर। देन उसके बाद क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर से बच सकते हैं कैंसर का, ये पैराग्राफ दे रखा है। ट्रीटमेंट के लिए बेटा बहुत सारे मेथड है। सर्जरी, बट सर्जरी हर जगह तो पॉसिबल होती नहीं, फिर हमें कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी लेनी पड़ती है। बट इसका नुकसान क्या होता है? कीमोथेरेपिक ड्रग क्या करते हैं, कुछ और सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं। कैंसरस सेल को तो डैमेज करने के लिए वो ड्रग्स ले रहे हैं, बट आसपास के बगल वाले सेल भी डैमेज होंगे, हेयर लॉस हो जाएगा, अनीमिया, ये लिख रखा है थर्ड लास्ट लाइन में, आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, लास्ट में लिख रखा है अल्फा इंटरफेरोन। इंटरफेरोन मैंने तुम्हें बताया था, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ थेरेपी जिसमें अब पेशेंट को बेटा इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं। इंटरफेरोन्स क्या कोविड के टाइम पे भी बड़ा लाइमलाइट में आया था। इंटरफेरोन्स आर द केमिकल प्रोड्यूस बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल विच प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। किसी पर्सन को अगर कैंसर हुआ हो तो उसके सेल्स इंटरफेरोन बनाते हैं, उन इंटरफेरोन के सैंपल्स को यूज करके दूसरे पर्सन को बचाया जा सकता है। सो इंटरफेरोन थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज, क्लियर। तो आपको सारे ट्रीटमेंट मेथड और डायग्नोसिस मेथड अच्छे से पता होने चाहिए, क्लियर बेटा। थोड़ी वीडियो लंबी है, इसको जल्दी से करते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना है, ड्रग्स है क्या, यूथ के बारे में लिख रखा है वो सब। ओपियोइड, कैनाबिनोइड, कोका एल्कलॉइड, इसकी कैटेगरीज हैं वो आप पढ़ोगे। ओपियोइड क्या है बेटा? ओपियोइड रिसेप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओपियोइड ड्रग्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक का है। हीरोइन और मॉर्फिन में डिफरेंस आ सकता है बेटा, हीरोइन को स्मैक भी बोलते हैं। इट इज अ केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन, लिख लोगे, व्हाइट कलर का एक कड़वा सा पाउडर होता है जिसको कंज्यूम किया जाता है। ये बनती कैसे है? हीरोइन इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दोगे मॉर्फिन में तो बन जाएगी हीरोइन। और मॉर्फिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है बेटा? मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, क्लियर। एक प्लांट होता है बेटा, उसका लेटेक्स आइसोलेट करते हैं, क्लियर, लेटेक्स आइसोलेट करते हैं और वहाँ से इसको निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है बेटा, क्लियर। यहाँ पे डायग्राम देखो, मॉर्फिन का ओपियम पोपी प्लांट दे रखा है और यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्रैक्टिस करके जाते हैं, नहीं आएगा बेटा। डायग्राम बनाया आएगा, आपको बताना होगा डायग्राम किसका है, ये केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का है। अगर डायग्राम गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो 3 नंबर गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे फर्दर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपेवर सोमनीफेरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लांट के नेम देखो, ड्रग्स में प्लांट का नेम इंपॉर्टेंट है, ड्रग का केमिकल नेचर इंपॉर्टेंट है, ड्रग कहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है वो ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, क्लियर। तो हमारे पास मॉर्फिन कंप्लीट होता है। मॉर्फिन के अंदर बेटा एक और चीज़ देखो, हीरोइन और मॉर्फिन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डाई एसिटाइलेशन किसकी हो रही है, कौन सा कलर है, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर। पेपेवर सोमनीफेरम मैंने बता ही दिया, पॉपी प्लांट, क्लियर। इसको कैसे कंज्यूम किया जाता है? हीरोइन इज अ डिप्रेशन, स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ऐसे याद करो बेटा। एक हीरोइन है, एक सेलिब्रिटी है जो बहुत ज़्यादा सुस्त है, डिप्रेस है, तो हीरोइन जैसे ही वर्ड आपको मिलेगा तो उसके अंदर लिख देना डिप्रेस एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। फिर आते हैं कैनाबिनोइड बेटा, कैनाबिनोइड के रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन पे। कैनाबिनोइड्स बेटा, कैनाबिस सटाइवा, भांग का पौधा आपने देख रखा होगा, क्लियर। इसको पाउडर करके कंज्यूम करते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ इसको प्रोड्यूस करते हैं। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा इसी से ही निकल रहा है। इसको ओरली कंज्यूम किया जाता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इंपैक्ट क्रिएट करता है। जैसे आपने पिछले डायग्राम के अंदर बेटा स्ट्रक्चर किया था,
इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ बेटा, ड्रॉ करना तो नहीं आएगा, बट आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया हो सकता है और आपसे पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर किसका है। फिर सेकंड पार्ट में पूछ लेंगे कहाँ पे इम्पैक्ट कोज करेगा। थर्ड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आपने स्ट्रक्चर गलत आइडेंटिफाई किया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट ड्रग है कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकेन एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, इसको कोक और क्रैक भी बोलते हैं। ये स्नोटिंग से ली जाती है, नाक के थ्रू खींच के कंज्यूम करते हैं। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये यूफोरिया और इंक्रीज, आपने मूवीज में भी देखा होगा। यूफोरिया क्या होती है? एज अ स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी रश आता है इसको कंज्यूम करने के बाद, यूफोरिया उसी को ही बोलते हैं। और कोकेन अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो हेलुसिनेशन भी होती है। हेलुसिनेशन मतलब वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। एट्रोपा बेलाडोना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। धतूरा भी इसका एग्जाम्पल, आपने देखा होगा धतूरा, भांग, ये सब कंज्यूम करने के बाद, क्लियर, ये क्या होता है? हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, हमारे फैंटेसीज क्रिएट होती हैं जो हमें एक्चुअल में हो भी नहीं रही, हमें वो एक्सपीरियंस होती हैं। ड्रग्स के नेम में बेटा कुछ लिख रखे हैं, जो पर्सन मेंटल इलनेस या डिप्रेशन से होते हैं उनकी ड्रग्स पूछ सकते हैं। बारबिचुरेट्स हैं, एफिटामाइंस है, बेंजोडी, कैटेगरीज हैं बेटा, ये आपको याद रखनी है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, क्लियर, सेडेटिव एंड पेन किलर है। ये सारे पॉइंट्स बेटा ये जो मैंने हाईलाइट किए यहाँ से लिखोगे। देन उसके बाद स्मोकिंग के बारे में दे रखा है, फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। स्मोकिंग क्या करती है? टोबैको क्या करता है? निकोटिन होता है इसके अंदर, ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज करवाता है एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। स्मोकिंग क्या क्या इंपैक्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करती है, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर लेती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एक घर में छोटा बच्चा भी है, वो भी पैसिव स्मोकर हो सकता है। अगर घर में स्मोकिंग का माहौल है तो उसके धुएं से उसको इन्फेक्शन हो सकती है। देन फिर बेटा पढ़ने वाला काम है एडोलेसेंस क्या है, ड्रग अब्यूज़ क्या है, आपकी एज के बारे में बता रखा है। एडोलेसेंस एक पीरियड है 12 से 18 साल के बीच में। इसके अंदर बेटा बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे। इसके कारण हमें एक्साइटमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। इस वजह से अल्कोहल का यूज़, ड्रग का यूज़ थोड़ा सा कॉमन है आज के टाइम में। तो आप पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैंपेन रन कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, तभी तो ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। ये भी एक अवेयरनेस का ही मेथड है, क्लियर। एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज़ के बारे में क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बन सकता है। डन। फिर ये लिख रखा है यूथ को कूल बनने का शौक है, पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के साथ है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट प्ले कर रही हैं, क्लियर। इंटरनेट भी, मूवीज़ भी, न्यूज़पेपर भी, टेलीविजन भी, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा माइंड मेकअप करते हैं कि एक्सेप्टेबल चीज़ है, बट एक्चुअल में आप ड्रग के साथ ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हो। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम, जो हमने नहीं की। विड्रॉल सिम्टम का मतलब क्या होता है? जब आप ड्रग को कंज्यूम करते हो और कंज्यूम करने के बाद सडनली आप ड्रग कंज्यूम करना बंद करते हो, तो आपकी बॉडी पे जो सिम्टम आएंगे, दीज विल बी कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम। एडिक्शन क्या होती है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड एल्कोहल। किसी को लगता है कि यार अगर मैं ड्रग खाऊंगा ना तब भी मैं ठीक रह सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन और डिपेंडेंस। ये तो डिपेंड हो चुका है उस ड्रग पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो जो हाईलाइट कर रखा है बेटा एक बार पढ़ लोगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ लोगे। जिस विड्रॉल सिम्टम की मैं बात कर रहा था यहाँ पे दे रखा है बेटा, विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? दीज आर द सिम्टम्स जनरेटेड व्हेन द कंटिन्यूअस इंटेक ऑफ ड्रग इज सडनली टर्मिनेटेड। जब एकदम से ड्रग को कंटिन्यूटी में हम कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, जो हमारी बॉडी पे सिम्टम अराइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ विड्रॉल सिम्टम। एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोइजिया, स्वेटिंग, ये सब सिम्टम्स अराइज होते हैं बेटा, बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, तो ये आप पढ़ोगे। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ क्या क्या है बेटा सारा दे रखा है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, स्कूल कॉलेज में, पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट कम हो जाता है, 4-4 दिन नहा नहीं रहा कोई पर्सन, 10-10 दिन विड्रॉल हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है, फैमिली में बैठना नहीं अच्छा लग रहा, आइसोलेट हो रहा है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, वेट में चेंजेस आ सकते हैं। ये जस्ट पढ़ने वाले पॉइंट है बेटा, ये आपको मैक्सिमम पता भी है, क्लियर। तो ये चैप्टर लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, एड्स हैं, इन्फेक्शियस है, क्रोनिक है, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आपसे ये पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी है, कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखे है, सिरोसिस। लीवर डैमेज को बोलते हैं बेटा, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से आपका नर्वस सिस्टम और लीवर का डैमेज जो होता है, स्पेसिफिकली लीवर डैमेज को बोलते हैं सिरोसिस। एक नंबर में डेफिनेशन आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिरोसिस? ज़्यादा अल्कोहल हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, विच इज कॉल्ड एज सिरोसिस, क्लियर। उसके बाद बेटा अगला पेज है, ये लास्ट के पेजेस तो दे रखे हैं, इसके अंदर ये बता रखा है क्या क्या हो सकता है,
ठीक है। ड्रग्स कंज्यूम करने से स्टेरॉयड लेवल बढ़ सकता है। फीचर लाइक मेल्स एग्रेसिवनेस, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। फीमेल अगर कंज्यूम कर रही है ड्रग्स को, अल्कोहल को, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव इफेक्ट आ सकता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव वीकनेस हो सकती है। मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, बार्डनेस, गंजापन आ सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर, तो ये सब लिख रखा है। देन उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। कंट्रोल तो बेटा अवेयरनेस से ही होगा। इसके कुछ 4-5 पॉइंट लास्ट पेज पे दे रखे हैं, वो आप पढ़ लोगे। कुछ रीमीडियल मेथड है, पेरेंट्स एंड टीचर्स ही इसको अवेयरनेस से क्योर कर सकते हैं। काउंसलिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट सब पता होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में ओवरकम कर पाएंगे। एजुकेशन से, काउंसलिंग से दूर हो सकती है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, पीयर और पेरेंट्स से आप बात करके उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर आप किसी इस विशियस साइकिल में हैं तो आप बात करेंगे तभी आप इससे बाहर आएंगे, अदरवाइज ये विशियस साइकिल धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे आप एडल्ट होंगे तो आपकी आदत और इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली लीड्स टू अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। फिर अगर वहां से भी बात नहीं बन रही तो किसी प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प, आपने देखे होंगे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर था। मैंने ट्राई किया 45 मिनट्स में इसको वन शॉट बनाने की। हालांकि ये देख के पूरा का पूरा चैप्टर देख के आपको समझ चाहे ना आए, बट ये जरूर पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। आपको ये पूरे नोट्स अच्छे से बनाने हैं, पेन डाउन करने हैं। 100% एग्जाम में एनसीईआरटी की एक एक लाइन में से क्वेश्चन उठ के आते हैं। नीट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप इसके नोट्स बनाएंगे। All the best for the biology exam. Good luck.